तो दोषी तुम कैसे हो गए? उन्होंने भी पूछा नहीं तो हम अपनी ओर से ढिंढोरा पीटे? हाँ, यदि वह पूछते और तुम झूठ बोलकर उनके दायरे में शामिल हो जाते तब तुम्हारा दोष माना जाता था, वह भी झूठ बोलने का। पाटिल ने दृढ़ता से कहा। इस घटना के बाद मैं सहज नहीं हो पाया था। मेरी अपनी बेचैनी मुझे तंग कर रही थी। ऐसे माहौल को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। सब कुछ झूठ लगता है। पाटिल से मेरी बेचैनी छिपी नहीं थी। उसने समझाने की कोशिश की। वामनों का पूरा दर्शन ही झूठ और धोखे पर आधारित है। भूल जाओ और मज़े करो। ऐसे प्यार और सम्मान का आकांक्षी मैं नहीं हूँ जो झूठ के सहारे मिले। मैं गहरे अंतर्द्वंद में गुजर रहा था उन दिनों। इसी पशुपेश में कई दिन हो गए थे कुलकर्णी के घर गए हुए। इंतज़ार करके सविता आ गई थी हॉस्टल में। मैं सविता से खुलकर बात करना चाहता था लेकिन हॉस्टल में यह संभव नहीं था। मैंने सविता से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। अकेले में क्या बात है? उसने शरारत से आंख नचाते हुए पूछा। कल शाम को मंदिर चलते हैं लेकिन आपकी माँ साथ होंगी। मैंने शंका जताई। नहीं, मैं अकेले ही आऊँगी, उसने आश्वस्त किया। सविता के लौट जाने के बाद मैंने पाटिल से कहा कि मैं सविता से साफ साफ कह दूंगा। पाटिल ने मुझे रोकना चाहा था। नहीं, यह तमाशा मत करो, बवेला खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने उस रोज़ तय कर लिया था, बात साफ हो जानी चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। उन दिनों बम्बई पूना में दलित आंदोलन जोरों पर था। सविता मुझे अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर उपहार रेस्टोरेंट के पास मिल गई थी। उसने सफ़ेद रंग का स्कर्ट ब्लाउज पहन रखा था जो उसके दुधिया रंग पर खूब फब रहा था। उसकी आंखों में मोहकता भरी हुई थी, चाल में अल्लड़पन था। वह अपनी आदत के अनुसार कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही थी। मैं सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। दरअसल मैं तय नहीं कर पा रहा था कि बात कहाँ से और कैसे शुरू करूँ। अचानक सविता को जैसे कुछ याद आ गया था। अरे, मैं तो भूल ही गई थी, आप कुछ बात करने वाले थे। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके मेरी ओर देखा। क्षण भर को लगा था जैसे मैं कह नहीं पाऊंगा। साहस बटोरते हुए मैंने कहा, तुम्हारे घर उस रोज़ जो प्राध्यापक कामले आए थे, मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी। सविता ने बात काट दी। वह महार एसी। उसके इस अंदाज से ही मेरी कनपटियाँ गर्म हो गई थी। हाँ, वही, मैंने कटुता से कहा था। आज अचानक उसका ख्याल कैसे आ गया इस वक्त? सविता ने हैरानी से पूछा। उसे चाय अलग बर्तनों में पिलाई थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, घर में जितने भी एससी और मुसलमान आते हैं उन सबके लिए अलग बर्तन रखे हुए हैं। सविता ने सहज भाव से कहा। यह भेदभाव तुम्हें सही लगता है? मैंने पूछा। मेरे शब्दों के तीखेपन को उसने महसूस कर लिया था। अरे, तुम नाराज़ क्यों होते हो? उन्हें अपने बर्तनों में कैसे खिला सकते हैं? उसने प्रश्न किया। क्यों नहीं खिला सकते? होटल में, मेस में तो सब एक साथ खाते हैं, फिर घर में क्या तकलीफ है? मैंने तर्क दिया। सविता इस भेदभाव को सही और संस्कृति का हिस्सा मान रही थी। उसके तर्क मुझे उत्तेजित कर रहे थे। फिर भी मैं काफ़ी संयत था उस रोज़। उसका कहना था एससी अनकल्चर्ड, यानी कि असभ्य होते हैं, गंदे रहते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसे कितने लोगों को करीब से जानती हो? इस विषय में तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव क्या हैं? मैं चुप हो गई थी। उसका परिचय ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं था, फिर भी पारिवारिक पूर्वग्रह उस पर हावी थे। उसका कहना था यानी कि माँ, बाबा यानी कि पिता,
ने बताया। यानी बच्चों को यह सब घरों में सिखाया जाता है कि ऐसी से घृणा करो। वह चुप हो गई थी, उसकी चंचलता भी गायब थी। कुछ देर हम पुलिया पर चुपचाप बैठे रहे। मैंने उससे पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है? आई बाबा तुम्हारी तारीफ करते हैं, कहते हैं यूपी वालों के प्रति जो उनकी धारणा थी उससे अलग हो, तुम्हें अच्छा मानते हैं। सविता ने चहकते हुए कहा, मैंने तुम्हारी राय पूछी थी, अच्छे लगते हो। उसने मेरी बाह पर अपने शरीर का भार डाल दिया था। मैंने उसे दूर हटाया और कहा, अच्छा यदि मैं ऐसी हूँ तो भी तुम ऐसी कैसे हो सकते हो? उसने इटलाकर कहा, क्यों, यदि हुआ तो? मैंने जोर दिया, तुम तो ब्राह्मण हो। उसने दृढ़ता से कहा, यह तुमसे किसने कहा? बाबा ने। गलत कहा, मैं ऐसी हूँ। मैंने पूरी शक्ति से कहा था। मेरे भीतर जैसे कुछ जल रहा था। ऐसा क्यों कहते हो? उसने गुस्सा दिखाया। मैं सच कह रहा हूँ, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। न मैंने कभी कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने उसे समझाना चाहा। वह आश्चर्य से मेरा मुंह ताक रही थी। उसे लग रहा था जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मैंने उत्तर प्रदेश के चूड़े परिवार में जन्म लिया है। सविता गंभीर हो गई थी। उसकी आंखें झलझला आई। उसने रुआसी होकर कहा, झूठ बोल रहे हो ना? नहीं सविता, यह सच है जो तुम्हें जान लेना चाहिए। मैंने उसे यकीन दिलाया था। वह रोने लगी थी। मेरा ऐसी होना जैसे कोई अपराध था। वह काफ़ी देर सुबकती रही। हमारे बीच अचानक फासला बढ़ गया था। हजारों साल की नफरत हमारे दिलों में भर गई थी। एक झूठ को हमने संस्कृति मान लिया था। हम लोग वापसी में लगभग चुप थे, लेकिन भीतर के कोलाहल में डूबे हुए। मैं उस वक्त तनाव मुक्त हो चुका था, जैसे मेरे मन से कोई भारी बोझ हट गया था। स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार करते हुए मैंने सविता से कहा, यह आखिरी मुलाकात है। क्यों, घर नहीं आओगे? उसने हैरानी से पूछा था। नहीं, अब मैं नहीं आ पाऊंगा। वह चलते चलते रुक गई थी। बोली, घर आओ या ना आओ, लेकिन यदि यह सच है तो बाबा से मत कहना। वह फिर रुआसी हो गई थी। उसका गला भर गया था। लेकिन क्यों? मैं जानना चाहता था। लेकिन कहोगे, वादा करो। नहीं कहोगे, वादा करो। सविता की आंखों में अजीब सी याचना थी। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। कुछ दिन बाद अंबरनाथ से मेरा तबादला हो गया था, चंद्रधर महाराष्ट्र के लिए। मैं उन लोगों से बिना मिले ही चला आया था। अचानक तमाम सूत्र टूट गए थे। प्रशिक्षण के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर में नियुक्ति हो गई थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंद्रपुर महाराष्ट्र में मेरी नियुक्ति हो गई थी। शुरू के दिनों में दिनेश बाजपेयी और आनंद शर्मा के साथ रहा था। बाद में मुझे हॉस्टल का एक कमरा मिल गया था जो मुझे जय किशन जायसवाल के साथ शेयर करना था। शुरू में जायसवाल ने जो हिचकिचाहट दिखाई थी वह धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। काफ़ी दिनों तक हम लोग साथ साथ रहे थे। फैक्ट्री के जीवन को समझने और तालमेल में बैठाने में मुझे समय लगा था। ड्यूटी के बाद का समय अध्ययन में ही बीतता था। रंगमंच और साहित्य का यह अच्छा माहौल था, लेकिन ज़्यादातर लोग पारंपरिक ढंग से सोचने वाले थे। चंद्रपुर में हिंदी और उर्दू के कई कवि
लेखक कथाकार थे जिनसे मेरा संपर्क बढ़ रहा था। पिताजी का पत्र आया था, वह जल्दी ही मेरी शादी करना चाहते थे। जसबीर ने कोई लड़की तय कर दी थी, लेकिन मैं लगातार इनकार कर रहा था। अभी मैं ठीक से व्यवस्थित भी नहीं था, लेकिन पिताजी बार बार लिख रहे थे। मैं अपने आप को अनेक कटीले झंगाड़ों में घिरा महसूस करने लगा था। आखिर तंग आकर मैंने जसबीर की तय की हुई लड़की के लिए इनकार कर दिया था और स्वर्णलता भाभी की छोटी बहन चंदर नंदा से शादी कर ली थी 27 दिसंबर 1973 को। सन 1974 में कुछ साथियों के साथ मिलकर मैंने मेघदूत नाट्य संस्थान की स्थापना की थी। कुछ ही दिनों में यह संस्थान नागपुर के आसपास अपनी प्रतिबद्धता के लिए पहचानी जाने लगी। मंचन प्रदर्शनों के साथ नुक्कड़ नाटकों के द्वारा समसामयिक समस्याओं से जनमानस को परिचित कराने की एक मुहिम शुरू हो चुकी थी। नवयुवकों की एक जुझारू टीम पूरे समर्पण के साथ जुट गई थी। देश में जेपी आंदोलन की गूंज थी। उन्हीं दिनों मैंने तुकबंदियां छोड़कर कुछ सार्थक कविताएं लिखी थी। नव भारत, युग धर्म, नई दुनिया आदि के माध्यम से एक कवि के रूप में मुझे लोग जानने लगे थे। चंद्रपुर के एक साप्ताहिक जनप्रतिनिधि में एक स्तंभ भी शुरू किया था। चंद्रपुर में रहते हुए ही मैंने दलित आंदोलन की ऊर्जा अपने भीतर संजोई थी। दलित चेतना की अद्भुत तेजस्विता के दर्शन मैंने इसी क्षेत्र में किए थे। अपने आप को इस आंदोलन के साथ जोड़ने में मुझे जो आत्म संतुष्टि मिली वह एक अनोखा अनुभव था। जैसे जैसे मैं आंदोलन का हिस्सा बन रहा था, वैसे वैसे मैं कई मित्र मुझसे दूर हो रहे थे। उनकी दृष्टि में मैं रास्ते से भटक रहा था और अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता का विनाश कर रहा था। बुद्ध के मानवीय स्वतंत्रता के विचार ने मुझे प्रभावित किया था। परिवर्तित समष्टि में कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है। मानव ही सर्वोपरि है। करुणा और प्रज्ञा व्यक्ति को उच्चता की ओर ले जाती है। नागपुर की दीक्षा भूमि दलितों का तीर्थ है, जहाँ मैं बदंत आनंद कौशल्यायन जी से मिला था। बौद्ध धर्म के प्रति मेरी शंकाओं का तर्कपूर्ण समाधान कौशल्यायन जी ने किया था। नागपुर में ही भाऊ समर्थ से भी उनके निवास पर भेंट हुई थी। वह एक सहज और सरल व्यक्ति थे, कवि, चित्रकार और एक अच्छे इंसान। जब भी मिले खुलकर मिले। मुलाकात बहुत कम हुई थी, लेकिन चिरस्मरणीय। पिताजी का पत्र आया था, माँ बीमार है, जल्दी आओ। पत्र मिलते ही मैं निकल पड़ा था। रास्ते भर माँ का ख्याल जहन में घूम रहा था। पता नहीं कैसी होगी। बस अड्डे पर उतरते ही घर पहुंचने की जल्दी थी। माँ को स्वस्थ देखकर मैंने साहस की सांस ली थी। मैंने माँ से पूछा, बीमार थी? माँ ने मेरा सिर सहलाते हुए कहा, बीमार की बात सुनके तो तू आ गया। ऐसी भी क्या बात हो गई जो इस तरह बुलाया? मैंने अपने भीतर का गुस्सा दबाकर पूछा, तेरे भाई ने रिश्ता पक्का कर दिया है, अब तू ब्याह कर ले। तुम्हारी आँख कब बंद हो जागी कौन जाने। माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की थी। मैं खामोशी से
माँ की तमाम बातें सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में एक हलचल शुरू हो गई थी। जसबीर ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था, बगैर मेरी इच्छा अनिच्छा जाने। पिताजी भी जसबीर की बात का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने मेरे इर्द गिर्द एक घेराबंदी कर दी थी। मेरा कोई भी तर्क या इनकार वह सुनने को तैयार नहीं थे। देहरादून जाने के बाद मुझे पता चला था कि इस रिश्ते के पीछे मेरे मामा का हाथ था। वह मेरे गले किसी ऐसी लड़की को बांध देना चाहते थे कि मैं उनके शिकंजे से बाहर ना निकल सकूं। जसबीर को गांव में ही छोड़कर मैं अचानक देहरादून आ गया था। मैंने सुरजन से पूछा, तुमने लड़की देखी है? उसने साफ इनकार कर दिया था कि मैं उसे इस विषय में मत घसीटो। उसने ना हाँ की थी ना, बस एक तटस्थ भाव अपना लिया था। स्वर्णलता भाभी भी टाल गई थी। उन दिनों के रुख ने मुझे परेशान कर दिया था। हेमलाल का सुरजन के घर आना जाना अभी बना हुआ था, बल्कि मेरे बाहर जाने के बाद से वह सुरजन से काफ़ी घनिष्ठता बना चुका था। हेमलाल ने ही मेरे मन में उस रिश्ते के प्रति शंकाएं पैदा की थीं। उसे वहाँ रचे जा रहे षड्यंत्र की जानकारी थी। शुरू में तो उसने कुछ नहीं बताया था, लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसने मामा के षड्यंत्र की जानकारी दी थी। मैं हताश और उद्विग्न हो गया था। गांव लौटकर मैंने जसबीर से सिर्फ इतना ही कहा था, मैं लड़की देखना चाहता हूँ। उन दिनों हमारे समाज में लड़की दिखाने का रिवाज नहीं था। बुजुर्ग ही सब तय कर देते थे। जिसे लड़का लड़की मान लेते थे। घर का भी कोई व्यक्ति लड़की नहीं देखता था, इसे बुरा माना जाता था। मध्यस्थता करने वाले पर विश्वास किया जाता था। कई बार इस विश्वास ने भयंकर हादसों को जन्म दिया। मेरे फैसले ने धमाके का काम किया था। सभी मुझे फटी आंखों से देख रहे थे। काफ़ी गर्मा-गर्मी के पश्चात जसबीर मान गया था। मुझे लेकर वह देहरादून चल दिया। उन दिनों लड़की अपने मामा के घर रह रही थी। जैसे ही हम देहरादून पहुँचे, पता चला लड़की अपनी माँ के पास मुजफ्फरनगर चली गई है। जसबीर मुझे लेकर मुजफ्फरनगर पहुँचा। वहाँ जाकर पता चला लड़की देहरादून है। दरअसल लड़की ना दिखाने का यह बहाना था। मैं एक अजीब सी उलझन में फंस गया था, बेहद अकेला। घर परिवार से लेकर बाहर तक कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने मन की गांठें खोल सकूं। स्वर्णलता भाभी भी, वह भी ऐन वक्त पर कन्नी काट गई थी। ऐसी ही मनस्थिति में मैं चंदरपुर लौट गया था। काफ़ी दिन उदास रहा। इस बीच जसबीर की ओर से कई पत्र आ चुके थे। वह बार बार यही लिख रहा था कि मैं उनकी इज्जत को नीलाम कर रहा हूँ। जाति बिरादरी के नियम है, उसे कैसे छोड़ दें। पढ़ाई लिखाई का यह तो मतलब नहीं कि मनमानी करो। जसबीर की हर चिट्ठी मुझे गहरी चोट पहुंचा रही थी। मैं शादी से पहले कुछ बन जाना चाहता था, लेकिन ये लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। ऐसे ही क्षणों में मैंने इस प्रकरण को ख़त्म करने का फैसला कर लिया था। मैं सीधे देहरादून पहुंचा था। जसबीर मुझे आया देखकर चौंका था। जसबीर ने उस लड़की की माँ से, जो उन दिनों वहीं थी, मुझे मिलाया था। वह मुझे सीधी-सादी महिला लगी थी। मुझे देखकर वह खुश भी हुई। उनसे मिलकर मैं और दुविधा में फंस गया था। जसबीर से फिर एक बार लड़की दिखाने की बात मैंने उठाई। जसबीर ने कहा, तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है। माँ से तो मिला है, और क्या चाहिए? माँ से नहीं, मुझे लड़की से शादी करनी है। मैं उत्तेजित हो गया था। 3 दिन तक जसबीर और मेरे बीच चुप्पी छाई रही। चौथे दिन मैं स्वर्णलता भाभी की बहन चंद्रकला उर्फ चंदा से मिला। मैंने तमाम हालात उसके सामने रखकर अपने मन की बात भी कह दी। मुझसे शादी करोगी? चंदा
तब इंटर में पढ़ रही थी। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, आश्चर्य से पूछा, क्या कह रहे हो? सोचकर जवाब दे देना, मैंने इत्मीनान से कहा और उठकर चल दिया। अगले रोज चंदा अपनी दीदी के घर आ गई। उस समय सीमा, राजीव, विनीता एकदम छोटे थे। विनीता तो गोद में ही थी। चंदा ने धीमे से पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे भाई माँ बाप मानेंगे? चंदा ने शंका जताई। वह मुझ पर छोड़ दो, मैंने धैर्य से कहा। अगले रोज मैं गांव चला गया था। पिताजी से बात की। थोड़े बहुत विरोध के बाद वह मान गए थे। उन्होंने एक शर्त रखी, देवता के लिए सूअर की पूजा शादी से पहले जरूरी है। मैंने साफ इनकार कर दिया था। मैं किसी देवता की पूजा में विश्वास नहीं करता। पिताजी नाराज हो गए थे। मेरा अविश्वास उनकी आस्था पर चोट था, जिसके लिए वह मुझे साफ माफ़ करने को तैयार नहीं थे। अभी तक शायद मेरे पूजा पाठ में शामिल ना होने को मेरा बचपना मानकर कुछ विशेष जोर नहीं डालते थे, लेकिन शादी विवाह जैसे मौके पर भी मेरा विरोध देखकर वह क्रोधित हो उठे थे। वह नाराज़गी अंत तक रही। इस बात के लिए मैं कतई तैयार नहीं था। चंदा से मेरी शादी हो गई। विरोध और इनकार के बीच भी पिताजी ने चंदा को स्वीकार किया था, लेकिन मामा खपाते। जसवीर भी मामा के साथ था। सुरजन इसीलिए नाराज था कि मैं उसकी साली से शादी कर रहा हूँ। यह शादी तोड़ने में हेमलाल को एक मोहरे की तरह मामा ने इस्तेमाल किया था, जिसमें हेमलाल सफल नहीं हुआ। हाँ, हमारे बीच दोस्ती के सूत्र टूटकर बिखर गए थे। मुझे दुख था। मैंने एक अच्छे मित्र को खो दिया था। शादी के बाद चंदा को साथ ले जाना था चंद्रपुर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी मकान की। सरकारी कॉलोनी में मुझे तब तक मकान नहीं मिला था। हॉस्टल में रहता था। जय किशन जायसवाल मेरा रूम पार्टनर था। मैंने चंद्रपुर में अपने मित्र अजय सिन्हा को पत्र लिखा। काफ़ी दिन पहले मैं उसके साथ रहा था। उसने उत्तर दिया था, पत्नी को साथ लेकर आ जाओ, इंतज़ाम हो जाएगा। दिल्ली में सुखन सिंह था। आर के पुरम में रहता था। इंटर तक त्यागी इंटर कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे। काफ़ी भटकाव के साथ उसे सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई थी। उसने दक्षिण एक्सप्रेस में चंद्रपुर के लिए बर्थ पहले ही हमारे लिए बुक करा दी थी। मैंने अजय सिन्हा और अपने कार्यालय के साथी सूरज खरतड़ को चंद्रपुर पहुंचने का तार कर दिया था। रात 10 बजे गाड़ी चंद्रपुर स्टेशन पर पहुंची तो वहां कोई नहीं आया था। उम्मीद थी वह फैक्ट्री की गाड़ी लेकर आएंगे। 10 बजे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एस्टेट जाने के लिए बस का मिलना भी मुश्किल था। वैसे भी हमारे साथ घर गृहस्थी का काफ़ी सामान था। वह रात हमने चंद्रपुर रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ही गुजारी थी। स्टेशन मास्टर ने स्वयं ताला खोलकर हमें आराम करने के लिए कहा था। स्टेशन पर ज़्यादा भीड़भाड़ भी नहीं थी। इक्का दुक्का यात्री ही इधर उधर पसरे थे। सुबह की पहली बस पकड़कर हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एस्टेट आ गए थे। सामान हॉस्टल में छोड़कर मैं और चंदा सूरज खरतड़ के क्वार्टर में पहुंच गए थे। सूरज खरतड़ तब तक ऑफिस जा चुका था। चंदा को वहीं सुशीला भाभी सुमति खरतड़ के पास छोड़कर मैं भी उसी रोज दफ्तर चला गया था। मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई थीं। सूरज खरतड़ को जब यह पता चला कि मैं चंदा को उनके घर छोड़कर आया हूँ, तो वह खुश हुआ था। खरतड़ से मेरे संबंध काफ़ी घनिष्ठ थे। वह बल्लार शाह चंद्रपुर के पास का रहने वाला था। एक प्यारा इंसान जिसके व्यवहार में एक खुलापन था जो मुझे हमेशा आकर्षित करता था।
एक रात हम सूरज खरतड़ के ही क्वार्टर में रुके थे। अगले रोज अजय सिन्हा ने क्वार्टर में जाना था। वह उस शाम को चंदा से मिलने भी आया था। सूरज खट्टर और सुशीला भाभी ने चंदा का स्वागत बहुत ही अपनेपन से किया था। अजय के क्वार्टर में जाने से पहले चंदा ने एक नई साड़ी अपने बॉक्स से निकालकर सुशीला भाभी को बहुत ही आदर से दी थी, लेकिन सुशीला भाभी ने वह साड़ी लेने से इनकार कर दिया था। मैं उनका आदर करता था। चंदा ने भी आदरपूर्वक ही साड़ी उन्हें देनी चाहिए थी, लेकिन उनके इनकार ने जैसे क्षण भर में सब कुछ तोड़कर बिखेर दिया था। चंदा ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने विनम्रता से कहा, भाभी जी, यदि यह साड़ी पसंद नहीं है तो दूसरी ले लीजिए। लेकिन वह दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई थी, कोई बात भी नहीं कर रही थी। मैंने सूरज से पूछा। उसने भी कोई विशेष उत्तर ना देकर सिर्फ इतना ही कहा, नहीं लेती है तो ना ले, तुम जी छोटा ना करो, खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाओ, हमें खुशी होगी। उस क्षण मेरी आंखें तरल हो आई थी। हम लोग अजय के फ्लैट में आ गए थे। सूरज खट्टर स्वयं हमें छोड़ने आया था, लेकिन सुशीला भाभी के व्यवहार से सभी का मन उखड़ा हुआ था। मैंने सुशीला भाभी से सहज व्यवहार रखने की कोशिश की थी, लेकिन वह ना जाने चंदा की किस बात से खफा हुई, आज तक पता नहीं चला। सूरज खट्टर अक्सर अपने बेटे अप्रतिम के साथ चंदा से मिलने आता था, लेकिन हम लोगों का उनके घर जाना कम हो गया था। अजय सिन्हा ने अपना फ्लैट हमें दे दिया था। स्वयं वह आनंद शर्मा के साथ रहने लगा था। आनंद की पत्नी उन दिनों प्रसूति के लिए अपने मायके गई हुई थी। उसी सप्ताह अजय की शादी की तारीख भी तय हो गई थी। उसे अपने घर बनारस जाना था। उसकी शादी की खबर ने जहाँ एक खुशी दी थी, वहीं एक दुख भी था। मुझे उसका फ्लैट खाली करना पड़ेगा, लेकिन अजय ने जाते जाते कहा था, वाल्मीकि, चिंता मत करना, यदि इस बीच तुम्हें मकान ना मिला तो हम एक साथ रहेंगे। एक कमरे में तुम रहना, एक में हम। रसोई साझी बन जाया करेगी। उसकी यह आत्मीयता देखकर मेरा मन हल्का हो गया था। काफ़ी भागदौड़ के बाद मुझे मकान मिल गया था। वह भी 2 कमरों वाला ही फ्लैट था, जो मेरे नाम पर आवंटित हुआ था। 31 सी टाइप 11 सेक्टर 5 अजय सिन्हा के फ्लैट के नज़दीक ही था। हम अगले ही सप्ताह में अपने फ्लैट में चले गए थे। अजय भी शादी के बाद सीधा हमारे फ्लैट में आया था। कई दिन वह हमारे ही साथ रहे थे। सचमुच कितने अच्छे दिन थे वह। अजय और मेरे बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसकी मिठास अभी तक मेरी स्मृतियों में रची बसी है। मिसेस सिन्हा भी बेहद शालीन और स्नेह से भरी हुई घरेलू महिला थी। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन दिनों के प्रति मेरे मन में हमेशा एक ऐसा भाव रहा जहाँ कोई मेल नहीं था। यहाँ ये भाव पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।